मान लीजिए किसी घर की छत बहुत बुरी तरह से टपक रही है। मतलब बारिश का पानी सीधा लिविंग रूम में गिर रहा है। हाँ, पूरा घर पानी पानी हो रहा है। बिल्कुल। अब घर के लोग क्या कर रहे हैं? वो बिना ये जाने कि पानी छत में असल में कहाँ से लीक हो रहा है, बस जगह जगह फर्श पर बाल्टियां रख रहे हैं। हाँ, एक बाल्टी सोफे के पास, एक टीवी के पास रख दी। सही कहा। और कुछ देर के लिए उन्हें लगता है कि हाँ चलो समस्या संभल गई, फर्श खराब नहीं हो रहा। लेकिन असली दरार तो अभी भी छत में वहीं की वहीं है। एकदम सही बात है, दरार तो भरी नहीं गई। तो बिना किसी ठोस डेटा या जानकारी की नीतियां बनाना ना बिल्कुल ऐसा ही है, बस बाल्टियां रखना। और इस नए डीप डाइव में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है सभी सुनने वालों का। जी, ये एक बहुत ही अहम विषय है। आज हम जिस कदम की बात कर रहे हैं वो इस पुरानी आदत को बदलने का एक बहुत बड़ा दावा करता है। हम बात कर रहे हैं पंजाब सरकार के हालिया ड्रग और सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की। हाँ, जो कि एक तरह का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषणात्मक लेख है जिसका शीर्षक है पंजाब का ड्रग सेंसस, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस या पॉलिटिकल गैम्बिट। यानी क्या ये सच में साक्ष्यों पर आधारित नीति है या सिर्फ एक राजनीतिक दाव है? हाँ, तो इस पूरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि क्या सरकार सचमुच अब सिर्फ एनेक्डोटल गवर्नेंस, मतलब किस्से कहानियों पर आधारित शासन से निकलकर एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की ओर बढ़ रही है, या फिर ये पूरे घर का नक्शा बनाने की जो अचानक शुरू हुई कवायद है, ये सिर्फ चुनाव से पहले का एक राजनीतिक दिखावा है? यही तो हमें समझना है। और ये बाल्टी वाली जो एनालॉजी है ना, मुझे लगता है ये इस स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि देखिए, अगर आप पंजाब में पिछले कुछ दशकों के शासन को देखें तो नशे की इस पूरी समस्या को सिर्फ एक बीमारी या फिर अपराध के तौर पर देखा गया। मतलब बस पुलिस भेज दी और काम खत्म। हाँ, मतलब छत टपक रही है तो बाल्टी रख दो, पुलिस भेज दो, गिरफ्तारी कर लो। लेकिन ये जो नया सर्वे है ना, ये कम से कम कागजों पर ही सही उस छत की असली दरार को खोजने की बात कर रहे हैं। ओहो, मतलब ये जड़ तक जाने की कोशिश है। जी, ये अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जो सिर्फ समस्या के लक्षणों को नहीं नाप रहा, बल्कि उसके पीछे की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं उन्हें मापने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये भी देखेगा कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? बिल्कुल, ये सर्वे गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या एक परिवार की गरीबी, वहां शिक्षा की कमी या फिर बेरोजगारी का उस लत से कोई सीधा मैथमेटिकल कनेक्शन है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा कदम है। हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये गवर्नेंस के नजरिए से एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। वैचारिक शिफ्ट तो है और विचार तो बहुत ही शानदार है। मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो छत का नक्शा बनाने का ये आइडिया बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत पहले। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता इसका समय है, इसकी टाइमिंग। मतलब 2022 में ये सरकार भारी बहुमत के साथ आई थी, तब ये सर्वे क्यों नहीं हुआ? ये एक बहुत ही जायज सवाल है ना? अब जब 2027 के चुनाव बिल्कुल सर पर खड़े हैं, एक चुनावी तूफान आने वाला है, तब अचानक से सरकार को इस नक्शे की याद आ रही है। और टाइमिंग के साथ साथ हमें इसके लक्ष्यों को भी देखना होगा। हाँ, अगर हम इस सर्वे के लक्ष्यों को देखें तो स्रोत के अनुसार इसके 3 मुख्य काम बताए गए हैं। पहला, संकट के वास्तविक पैमाने का आकलन करना, मतलब समस्या असल में कितनी बड़ी है, जो कि बहुत जरूरी डेटा है। बिल्कुल। दूसरा है परिवारों की गरीबी, शिक्षा और रोजगार की मैपिंग करना। और तीसरा, जो डी एडिक्शन और आजीविका कार्यक्रम अभी चल रहे हैं उनकी कमियों को पहचानना। और देखिए, तकनीकी रूप से देखा जाए ना तो इन तीनों लक्ष्यों में कोई भी खराबी नहीं है। खराबी तो नहीं लगती। हाँ, कोई भी अर्थशास्त्री या पॉलिसी मेकर इन लक्ष्यों को पढ़कर यही कहेगा कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए ये बेसिक डेटा तो चाहिए ही होता है। बिल्कुल, लेकिन यही तो असली पेच फंसता है। कुछ लोग इसे देर आए दुरुस्त आए वाला कदम कह सकते हैं। हाँ, बेटर लेट देन नेवर। लेकिन अगर ये इतना ही जरूरी डेटा था तो क्या ये कदम सरकार बनने के पहले साल में नहीं उठाया जाना चाहिए था? बिल्कुल उठाया जाना चाहिए था। अब चुनाव से ठीक पहले इसका आना मुझे एक ईमानदार प्रशासनिक प्राथमिकता कम और एक पॉलिटिकल कैपिटल बटोरने का जरिया ज्यादा लगता है। ये तो है। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ सरकार का दावा है कि उनका युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान बहुत सफल रहा है। हाँ, उन्होंने ये बहुत बार कहा है। तो अगर आप युद्ध जीत रहे हैं तो अचानक से आपको ये गिनने की जरूरत क्यों पड़ गई कि दुश्मन कितने हैं?
क्या ये कदम खुद उनकी अपनी पुरानी जीतों और दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं लगा देता? बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये तो वही बात हो गई कि आपने पहले गाड़ी चला दी और अब आप घोड़े को उसके आगे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। गाड़ी को घोड़े के आगे रखने वाली बात बिल्कुल सही है, बल्कि मैं तो इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहूंगा। वो कैसे? ये जो विरोधाभास आपने पकड़ा है ना, ये असल में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पिछले जितने भी दावे किए गए उनका जमीनी हकीकत से शायद कोई लेना देना था ही नहीं। ओहो, मतलब सब हवा में था। इसे ऐसे समझिए, जब कोई प्रशासन बिना बेसलाइन डेटा के ये कहता है कि हमने इतने तस्कर पकड़ लिए और हालात काबू में हैं, तो वो सफलता का पैमाना क्या मान रहा है? वो तो बस अपनी फाइलों के हिसाब से चल रहे होंगे। बिल्कुल, वो बस अपनी ही बनाई हुई फाइलों को देखकर खुश हो रहा है। अगर आप युद्ध नशे के विरुद्ध जैसा इतना विशाल अभियान लॉन्च करते हैं, तो आदर्श रूप से आपके पास पहले से डेटा होना चाहिए था कि असल में समस्या कहाँ है। आगे किस जिले में किस उम्र के युवा किस तरह के ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो प्रक्रिया पूरी तरह से उल्टी चली। एकदम उल्टी। पहले अभियान लॉन्च हुआ, दावे किए गए, और अब जब चुनाव नजदीक हैं और शायद जमीन पर वो बदलाव नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए था, तब अचानक से डेटा की अहमियत समझ आ रही है। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। इसीलिए इस पूरी कवायद की नीयत पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो पहले नीतियां बनी थीं, जो अभियान चले, वो सब अंधेरे में तीर चलाने जैसे थे, बिना किसी ठोस आधार के। हाँ, कोई डेटा नहीं, बस धारणाओं के आधार पर फैसले लिए गए। और जब हम इन पुरानी नीतियों की विफलता को गहराई से देखते हैं, तो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न नजर आता है। वो पैटर्न क्या है? वो है लक्षण बनाम कारण का पैटर्न, यानी सिम्टम्स वर्सेस कॉज। पिछली सरकारों ने नशा मुक्ति को एक गहरी सामाजिक आर्थिक समस्या मानने के बजाय उसे पूरी तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला बना दिया। हाँ, मतलब सिर्फ पुलिस और कानून व्यवस्था का मामला। बिल्कुल। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स यानी एसआईटी बना दी, स्पेशल टास्क फोर्स या एसटीएफ का गठन कर दिया। सारा फोकस बस खाकी वर्दी और पुलिस जीपों पर आ गया। और यहीं पर देखिए सबसे बड़ी रणनीतिक भूल हुई। भूल कैसे? जब आप किसी ऐसी समस्या को जिसकी जड़ें बेरोजगारी और निराशा में हों, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के चश्मे से देखने लगते हैं ना, तो सिस्टम का पूरा फोकस बदल जाता है। फोकस कहाँ चला जाता है? पूरा फोकस सिर्फ गिरफ्तारियों और जब्ती पर शिफ्ट हो जाता है। सफलता इस बात से नापी जाने लगती है कि आज कितनी एफआईआर दर्ज हुई या कितनी जेलें भरी गईं। ओहो, और डेटा यही चीख चीख कर कह रहा है। स्रोत के मुताबिक अब तक 30,000 से ज्यादा नशा करने वालों और छोटे मोटे तस्करों को जेल में डाला जा चुका है। 30,000? हाँ, 30,000, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। लेकिन जो डिमांड और सप्लाई का मेन नेटवर्क है, जो असली बड़ी मछलियां हैं, उनका ढांचा जस का तस खड़ा है। वो तो बाहर ही घूम रहे हैं। वही तो। अगर मैं फिर से एक मेडिकल एनालॉजी का इस्तेमाल करूं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी मरीज के शरीर में बहुत ही गंभीर जानलेवा इन्फेक्शन फैल रहा हो। और डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर इन्फेक्शन का इलाज करने के बजाय सिर्फ उसका बुखार कम करने के लिए माथे पर ठंडी पट्टी रख रहा है। वो 30,000 गिरफ्तारियां बस वो ठंडी पट्टी हैं। ऊपर ऊपर से इलाज। हाँ, बुखार शायद थोड़ी देर के लिए कम लगे, न्यूज चैनलों पर हेडलाइन अच्छी बन जाए कि इतने लोग पकड़े गए, लेकिन अंदर ही अंदर इन्फेक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। आप 30,000 छोटी मछलियों को पकड़कर पूरा तालाब साफ नहीं कर सकते, खासकर तब जब तालाब का पानी ही जहरीला हो चुका हो। आपकी एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसमें एक और खतरनाक पहलू जोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। ये सिर्फ ठंडी पट्टी रखने का मामला नहीं है, ये एक ऐसा इलाज है जो असल में बीमारी को और भी बदतर बना रहा है। बदतर? वो कैसे हो सकता है? जरा इस लॉ एंड ऑर्डर वाले अप्रोच की मैकेनिज्म को गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक 19 या 20 साल का युवा है। हाँ। उसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो कि आजकल बहुत आम है। हाँ, परिवार कर्ज में डूबा है। बिल्कुल। और वो उस हताशा में आकर ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। अच्छा। अब सरकार की लॉ एंड ऑर्डर नीति के तहत पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। क्या होता है इसके बाद? जाहिर है हाँ, उस पर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड लग जाएगा। बिल्कुल। और जैसे उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड लगता है ना, हाँ। उसके भविष्य में कोई भी ढंग की नौकरी पाने के जो थोड़े बहुत चांस थे, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दूसरी बात,
जब वो जेल के अंदर जाता है हाँ, तो वो नशा छोड़ता नहीं है, हाँ। बल्कि वहां उसकी मुलाकात असली और हार्डकोर अपराधियों से होती है। मतलब जेल एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है। एक तरह से हाँ, जब वो कुछ महीनों या सालों बाद बाहर आता है हाँ, तो वो सिर्फ एक बेरोजगार युवा नहीं होता, हाँ। वो एक ऐसा इंसान बन चुका होता है जिसे समाज ने पूरी तरह नकार दिया है। ये तो बहुत भयानक है। और तब उसके पास उस सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो जिस नीति को ड्रग्स खत्म करने के लिए बनाया गया था, वो असल में नए और ज्यादा पक्के अपराधी पैदा करने की फैक्ट्री बन गई। बाप रे। इस तरह से कानून व्यवस्था का ये जाल पूरी सामाजिक आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा खोखला कर देता है। ये मैकेनिज्म तो सच में डराने वाला है। मतलब आप समस्या को सुलझा नहीं रहे, आप उसे और जटिल बना रहे हैं। एकदम सही। और ये कोई नई बात नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि ये नीतिगत शून्यता या पॉलिसी वैक्यूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने घर घर नौकरी जैसी पिछली योजनाओं में देखे थे। वहां भी तो यही हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न है। समस्या की प्रकृति और उसके विस्तार का कोई अध्ययन नहीं किया गया, कोई बेसलाइन डेटा नहीं था कि असल में किस तरह के रोजगार की जरूरत है या युवाओं के पास कौन सी स्किल्स हैं। हाँ, बस घोषणा कर दी गई और योजनाएं हवा में लागू कर दी गई। ये जो कानून व्यवस्था का चश्मा है, ये देखने में हमेशा फेल हो जाता है कि एक युवा आखिर नशे की तरफ जा क्यों रहा है। वो कारण नहीं देखता। क्या वो जन्म से अपराधी है या वो एक ऐसे चरमराते सिस्टम का शिकार है जहां उसके पास कोई अवसर ही नहीं बचे। और इसीलिए देखिए, अब ये बात साफ हो गई है कि सिर्फ लोगों को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक मैपिंग कोई विकल्प नहीं है, ये एक अनिवार्य कदम है। एकदम अनिवार्य है। आपको ये जानना ही होगा कि किस गांव में कितने युवा बेरोजगार हैं, किस इलाके में स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि वही इलाके ड्रग्स के अगले हॉटस्पॉट बनने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। बिना इस डेटा के सरकारें सिर्फ और सिर्फ नई जेलें बनाती रह जाएंगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, अगर हम ये मान भी लें कि सरकार अब आखिरकार सही दिशा में सोच रही है और समस्या का मूल कारण सामाजिक आर्थिक ही है, जी, तो क्या सिर्फ एक नया डोर टू डोर सर्वे करवा लेना इस पूरी समस्या को जादू से ठीक कर देगा? मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी जमीनी अड़चन दिखाई दे रही है। वो अड़चन क्या है? मतलब ये सर्वे किसी बंद कमरे में तो होगा नहीं। पंजाब की जो जमीनी हकीकतें हैं, क्या वे खुद इस सर्वे के रास्ते में एक पहाड़ बनकर नहीं खड़ी हो जाएंगी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्योंकि नशे की लत कोई ऐसी अकेली बीमारी तो है नहीं जो वैक्यूम में पनपती हो। ये एक बाय प्रोडक्ट है। किसका? भयंकर बेरोजगारी का, राज्य में खराब इन्वेस्ट के माहौल का और सालों से चले आ रहे विफल प्रशासन का। एकदम सही विश्लेषण है। ये पंजाब की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक सच्चाइयों में इतनी गहराई से बसा है कि एक फॉर्म पर टिक लगाने से ये दूर नहीं होने वाला। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे सर्वे रिपोर्ट की फाइल टेबल पर आते ही बंद किया जा सके। हाँ, काश इतना आसान होता। यहाँ जो संरचनात्मक बाधाएं या स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स है ना, वे बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। और सबसे बड़ी बाधा तो खुद इस सर्वे के लॉजिस्टिक स्तर पर ही है। लॉजिस्टिक्स मतलब इसे लागू कैसे करेंगे? जरा सोचिए, एक पूरे राज्य में जहां लाखों घर हैं, वहां घर घर जाकर सर्वे करना कोई छोटा काम नहीं है। हाँ, इसके लिए तो एक पूरी फौज चाहिए होगी। बिल्कुल। इसके लिए भारी भरकम धन, संसाधनों और सबसे महत्वपूर्ण बेहद प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ये कोई आम जनगणना नहीं है जहां आप जाकर पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं और टीवी है या नहीं। हाँ, ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ आपको घर के अंदर जाके पूछना है कि क्या आपके घर का कोई सदस्य ड्रग्स लेता है। और कोई भी परिवार पहली बार में सच क्यों बताएगा? इसमें तो बहुत बड़ा सामाजिक कलंक जुड़ा है, स्टिग्मा है। एकदम सही पॉइंट। जो लोग घर घर जाएंगे ना, उन्हें बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देनी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि वे क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं और लोगों का भरोसा कैसे जीत रहे हैं, ताकि लोग बिना किसी डर या पूर्वाग्रह के सच बोलें। वरना तो सब झूठ ही बोलेंगे। हाँ, अगर सर्वे करने वाला सरकारी कर्मचारी बस एक रूखे अंदाज में सवाल पूछेगा तो उसे हर घर से नहीं ही जवाब मिलेगा, और तब जो डेटा निकल कर आएगा वो पूरी तरह से बकवास और भ्रामक होगा। यानी वो डेटा किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इस वक्त पंजाब में इन सभी चीजों की, विशेषकर वित्तीय संसाधनों और ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग की भारी कमी है। और यही वो बिंदु है जहां मुझे सबसे ज्यादा अचरज होता है। मैं किसी भी आम टैक्स पेयर या नागरिक के नजरिए से एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठाना चाहती हूँ। पूछिए। एक तरफ हम न्यूज में लगातार सुनते हैं कि राज्य में संसाधनों की कमी है, वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, खजाना खाली है, ये तो आम बात हो गई है। कदम अपने आप में एक प्रशासनिक पहेली नहीं है,
इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और चलिए मान लेते हैं कि पैसा कहीं से आ भी गया, तो क्या चुनावी मोड में जा चुके राज्य में इस सर्वे को पूरी ईमानदारी से अंजाम दिया जा सकेगा? क्योंकि जब चुनाव सर पर होते हैं तो सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने पर होता है। सारा फोकस रैलियों पर होता है। वही तो, ये बात बहुत गहरा संदेह पैदा करती है कि क्या इन सर्वेक्षणों से निकले निष्कर्षों को कभी अगली सरकार के आने से पहले लागू की जाने वाली नीतियों में, मतलब एक्शनेबल पॉलिसी में बदला जा सकेगा? इस बिंदु पर हमें इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि यही इस पूरी चर्चा का असली सार है। इतिहास गवाह है कि कैसे एक बहुत अच्छी नीयत से बनाई गई नीति भी अक्सर संसाधनों और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित रह जाती है, फाइलों में ही दब जाती है। जी। जब कोई राज्य चुनाव चक्र में प्रवेश करता है ना, तो प्रशासन का पूरा फोकस नीतियां लागू करने से हटकर चुनाव संपन्न कराने, रैलियों का आयोजन करने और लोक लुभावन घोषणाओं पर चला जाता है, फ्रीबीज बांटने में। ऐसे में क्या होगा, इस सर्वे का डेटा इकट्ठा करने में ही कई महीने लग जाएंगे। फिर उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा, तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी, टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसका विश्लेषण करके इसके आधार पर बजट पास करवाकर जमीन पर असली नीतियां उतारने का समय इस वर्तमान सरकार के पास बचेगा ही नहीं। और अगली सरकार का क्या भरोसा? वही बात है, जो अगली सरकार आएगी, चाहे वो कोई भी हो, क्या वो पिछली सरकार के डेटा को मानेगी, या वो कहेगी कि ये डेटा तो गलत है, हम अपना नया सर्वे शुरू करेंगे। ये तो फिर से जीरो से शुरू करने वाली बात हो गई। ये शासन की वो दुखद सच्चाई है जहां निरंतरता या कंटिन्यूटी का हमेशा अभाव रहता है। ये तो सच में एक कभी न खत्म होने वाला लूप है। और संसाधनों की इसी कमी और चुनावी जल्दबाजी को जब हम थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो हमें पंजाब की राजनीति की एक बहुत बड़ी और व्यवस्थागत समस्या दिखाई देती है। वो जो सबसे बड़ी तस्वीर है। बिल्कुल। और यहाँ हमारी चर्चा का वो हिस्सा आता है जिसे समझना सुनने वालों के लिए सबसे ज़रूरी है, खासकर अगर कोई ये समझना चाहता है कि एक राज्य का विकास कैसे रुक जाता है। जी। हम बात कर रहे हैं बड़ी तस्वीर की, मतलब लोक लुभावनवाद बनाम विकास, पॉपुलिज्म वर्सेस डेवलपमेंट। जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनवाद यानी कंपेटिटिव पॉपुलिज्म की बात करता है। ये आज के समय की सबसे बड़ी राजनीतिक बीमारी है। हाँ, आज के समय में राजनीतिक दल एक दूसरे से होड़ में लगे हैं। तथा कथित कल्याणवाद और मुफ्त के रेवड़ियों के चक्कर में वे बुरी तरह फंसे हुए हैं। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ये चीज मुफ्त दूंगा। और ये एक ऐसा भयानक दुष्चक्र है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो ये उन सीमित वित्तीय संसाधनों को एक बड़े स्पंज की तरह सोख लेती है। सारा पैसा सोख लेती है। हाँ, ये वो पैसा था जो अन्यथा एक दीर्घकालिक विकास एजेंडे को फंड कर सकता था। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं, एक आम नागरिक के लिए इसका जमीन पर क्या असर होता है? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए सरकार अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुफ्त बिजली या ऐसी ही किसी मुफ्त योजना में बांट देती है। अब सरकार का खजाना खाली हो गया। इसका सीधा असर ये होगा कि अब सरकार के पास उद्योगों को सब्सिडी देने के लिए, नई फैक्ट्रियों के लिए अच्छी सड़कें बनाने के लिए, नए कौशल विकास केंद्र यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए या स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। विकास के काम ठप पड़ जाएंगे। बिल्कुल। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बाहर से कोई नया उद्योग राज्य में निवेश करने नहीं आएगा। जो पुराने उद्योग हैं वे भी परेशान होकर दूसरे राज्यों में शिफ्ट होने लगेंगे। मतलब नौकरियां खत्म। एकदम सही, नौकरियां खत्म। और जब उद्योग नहीं आते, रोजगार पैदा नहीं होते, तो आप युवाओं को क्या दे रहे हैं? सिर्फ निराशा। आप उन्हें सिर्फ खाली समय दे रहे हैं। और यही वो अदूरदर्शी शासन या मायोपिक गवर्नेंस है, जहां पूरा ध्यान बुनियादी चिंताओं को दूर करने के बजाय बस किसी भी तरह अगला चुनाव जीतने पर केंद्रित रहता है। आप आज की वोट के लिए कल का रोजगार बेच रहे हैं। क्या बात है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है और सच कहूं तो उतना ही निराशाजनक भी कि कैसे फ्री भी पॉलिटिक्स राज्य के विकास के पूरे पहिए को जाम कर देती है। पूरी तरह से जाम कर देती हैं। जब हम इस मैकेनिज्म को समझते हैं तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। उद्योग नहीं आएंगे तो रोजगार पैदा नहीं होंगे, रोजगार पैदा नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। चेन रिएक्शन है पूरा। हाँ, और अंततः युवाओं के पास खाली बैठना,
हताश होना और फिर उस निराशा से बचने के लिए नशे की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। कोई रास्ता ही नहीं बचेगा उनके पास। तो असल में जो नीतियां उन्हें मुफ्त का फायदा दे रही हैं, वही नीतियां उनकी बर्बादी की नींव भी रख रही हैं। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। शासन व्यवस्था को करीब से देखने वालों के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे शॉर्ट टर्म राजनीतिक फायदे के लिए लॉन्ग टर्म गवर्नेंस और एक पूरी पीढ़ी के भविष्य की बलि चढ़ा दी जाती है। और अगर हम इस जानकारी को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखें ना, तो श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल एक राज्य की कहानी नहीं है। हाँ, ये हर जगह हो रहा है। ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब साक्ष्य आधारित नीति की जगह चुनाव आधारित नीति ले लेती है, तो ये जितने भी सर्वे, कमेटियां या जांच एजेंसियां होती हैं, ये सब सिर्फ समय काटने और जनता को ये भ्रम देने का उपकरण बन जाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। बस एक दिखावा। हाँ, असली काम यानी रोजगार पैदा करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, वो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। इसलिए भले ही ये ड्रग और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे सैद्धांतिक रूप से एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, लेकिन जिस राजनीतिक और आर्थिक माहौल में इसे लिया जा रहा है, वो इसकी सफलता पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगा देता है। चलिए फिर इस पूरी गहरी चर्चा को अब समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि क्या ये सर्वे साक्ष्य आधारित नीति की तरफ एक ईमानदार कदम है या सिर्फ चुनाव से पहले का एक राजनीतिक दांव है। जी। अब तक की हमारी बातचीत से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि ये सर्वे एक बेहद जरूरी डायग्नोस्टिक टूल है। ये वो MRI मशीन है जिसकी पंजाब को बहुत पहले जरूरत थी। बिल्कुल, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। ये उस घर का नक्शा बनाने की एकदम सही कोशिश है जिसकी छत सालों से टपक रही है। लेकिन इसे केवल एक चुनावी जुमला बनने से रोकने के लिए सरकार को उस पुराने कानून व्यवस्था वाली मानसिकता से पूरी तरह बाहर निकलना ही होगा। सिर्फ पुलिस के डंडे से काम नहीं चलेगा। सही बात है, सिर्फ छोटी मछलियों को जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। उन्हें इस डोर टू डोर सर्वे के डेटा का उपयोग सिर्फ सरकारी फाइलें भरने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं, बल्कि पंजाब में जो निराशा के मूलभूत कारण है, जैसे बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव। हाँ, जैसे भयंकर बेरोजगारी, ठप पड़ा निवेश और आर्थिक ठहराव, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या राज्य इस शॉर्ट टर्म लोक लुभावनवाद के लालच को छोड़कर एक लॉन्ग टर्म साक्ष्य आधारित विकास के मुश्किल रास्ते पर चल पाता है या नहीं। और ये बात भी तय है कि ऐसा करने के लिए बहुत अधिक राजनीतिक साहस की आवश्यकता होगी। वो क्यों? क्योंकि जब आप ईमानदारी से डेटा इकट्ठा करते हैं ना, तो वो डेटा अक्सर बहुत निर्मम होता है, कड़वा सच होता है। हाँ, वो कभी कभी आपको वो आईना दिखा देता है जिसे आप खुद कभी नहीं देखना चाहते। हम एक ऐसे गहरे सवाल के साथ करना चाहेंगे जो इस पूरी स्थिति के भीतर से ही निकलता है, लेकिन जिस पर शायद ही कोई न्यूज़ डिबेट बात करती है। वो सवाल क्या है? जरा शांति से इस बारे में कल्पना कीजिए श्रोताओं। अभी ये विशाल घर घर होने वाला सर्वे शुरू होने जा रहा है। क्या होगा अगर इस सर्वे का फाइनल डेटा आकर ये साबित कर दे कि खुद सरकारों की जो आर्थिक नीतियां हैं और उनका ये मुफ्त की रेवड़ियों वाला मॉडल है, वही असल में राज्य में रोजगार के अवसर खत्म कर रहा है। ये तो बम फूटने जैसी बात होगी। क्या होगा अगर ये डेटा चीख चीख कर ये कहने लगे कि सरकार की लोक लुभावन नीतियां ही युवाओं को बेरोजगार कर रही हैं और उन्हें निराशा और नशे के उस जहरीले तालाब की ओर धकेल रही हैं। बहुत ही बड़ा सवाल है ये। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो आज सत्ता में हो या कल विपक्ष में, कभी उस कड़वे सच को सार्वजनिक करने की हिम्मत जुटा पाएगा? शायद कभी नहीं। क्या कोई भी सरकार अपने ही शासन मॉडल को कटघरे में कचा करेगी, या फिर जब सच्चाई सामने आएगी तो वो उस भारी भरकम रिपोर्ट को भी किसी सरकारी अलमारी में बंद कर देंगे और भूल जाएंगे और उस टपकती छत के नीचे बस एक और नई बाल्टी रख देंगे? ये सोचने वाली बात है। अगली बार तक के लिए खुद सवाल पूछते रहिए और गहराई में गोते लगाते रहिए। सुनने के लिए शुक्रिया।